ट्रेनी टीचर्स। आज के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत मौर्य प्रशासन के विषय में पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने मौर्य वंश के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन किया और आज हम मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी हमें आचार्य कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली थी जिसमें शासन का केंद्र बिंदु सम्राट होता था। शासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। राजा को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसके सदस्यों का चुनाव उपधा परीक्षण के द्वारा अमात्यों के मध्य से किया जाता था। उपधा परीक्षण एक प्रकार की परीक्षा थी जिसमें योग्य अमात्यों का चुनाव होता था। जैसा कि हम देख रहे हैं कि राजा को परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ और सर्वोच्च अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। तीर्थों की संख्या 18 बताई गई है। तो आइए हम इन तीर्थों के विषय में जानें। सबसे पहले प्रधानमंत्री और पुरोहित का पद था और इस पद पर एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। प्रधानमंत्री सम्राट का मुख्य परामर्शदाता था और राज्य के सभी कार्यों में उसको सहयोग करता था। पुरोहित के रूप में वह प्रमुख धर्माधिकारी था। दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं समाहर्ता। समाहर्ता ये राजस्व और कर विभाग का अधिकारी था। फिर संनिधाता आता है। संनिधाता यह कोषाध्यक्ष था। युवराज या सम्राट का उत्तराधिकारी होता था। सेनापति या युद्ध और सैन्य विभाग का प्रधान था। प्रदेष्टा या फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। न्यायक या युद्ध के समय सेना का संचालन करता था। व्यवहारिक या दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। कर्मांतिक या उद्योग और कारखाने का प्रमुख अधिकारी था। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष था। दंडपाल या सेना के लिए आवश्यक सामग्रियों को एकत्र करने वाला अधिकारी था। अंतपाल या सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। दुर्गपाल या आंतरिक दुर्ग का प्रबंधक था। नागरक या नगर का प्रमुख अधिकारी था। प्रशासता या राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला और राजआज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी था। फिर आता है दौवारिक। दौवारिक यह राजमहल की देखरेख करने वाला अधिकारी था। अंतर्वशिक यह राजा के अंगरक्षक का प्रधान अधिकारी था। और अंत में आठवीं आता है जो कि वन विभाग का प्रधान अधिकारी था। अब हम बात करते हैं नगर प्रशासन की। नगर प्रशासन का विस्तृत उल्लेख हमें मेगस्थनीज की इंडिका में मिलता है जिसके अनुसार नगर के प्रशासन का संचालन 30 सदस्यों का एक समूह करता था जो कि 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में विभाजित था। ये 6 समितियां इस प्रकार हैं। पहली शिल्पकला समिति, दूसरी विदेश समिति, तीसरी जनसंख्या समिति, चौथी उद्योग और व्यापार समिति, पांचवी वस्तु निरीक्षक समिति, तीसरी कर निरीक्षक समिति। हम राज्य की इकाइयों की बात करें। मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था जिसका प्रशासक आर्यपुत्र और कुमार कहा जाता था। प्रांत कई मंडलों में विभक्त थे। इसका अधिकारी प्रादेशिक कहलाता था। मंडल कई जिलों में विभक्त थे। जिला को आहार और विषय कहते थे और इसका अधिकारी विषयपति होता था। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका अधिकारी ग्रामणी था। अब आइए हम गुप्तचर विभाग की बात करें। मौर्य काल में गुप्तचरों का महत्वपूर्ण स्थान था। गुप्तचरों को गौण पुरुष और इसके प्रधान अधिकारी को सर्प महामात्य कहते थे। मौर्य प्रशासन में 2 प्रकार के न्यायालय का उल्लेख मिलता है। पहला धर्मस्थीय न्यायालय
दूसरा कंटक शोधन न्यायालय, धर्म स्थलीय न्यायालय या दीवानी न्यायालय था और इसका प्रमुख अधिकारी व्यवहारिक था। कंटक शोधन न्यायालय या फौजदारी न्यायालय था और इसका प्रधान अधिकारी प्रदेष्टा था। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत कृषि कर, सिंचाई कर और व्यावसायिक संगठनों पर लगने वाला बिक्री कर था। मौर्य काल में कई प्रकार के कर प्रचलित थे, जिसमें महत्वपूर्ण कर भाग, प्रणय, बलि और प्रवेश था। भाग स्वतंत्र रूप से कृषि करने वाले किसानों से लिया जाने वाला कर था, जो कि उपज का 1/6 से 1/4 भाग लिया जाता था। जिन क्षेत्रों में सरकार सिंचाई की व्यवस्था करती थी, वहां यह कर 1/3 भाग लिया जाता था। प्रणय या एक संकटकालीन कर था, जो कि संकट काल में प्रजा से लिया जाता था। बलि या एक धार्मिक कर था और प्रवेश या आयात शुल्क था, जो कि वस्तु के मूल्य का 1/5 भाग लिया जाता था। और जब आयातित वस्तु पुनः बाजार में बिकने के लिए आती थी, तो उस पर पुनः कर लगता था, जिसे द्वारदेय कहते थे। इस प्रकार मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था एक सुदृढ़ और संगठित प्रणाली थी, जिसका भारतीय प्रशासनिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। आज जो वर्तमान में हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके बहुत सारे तत्व मौर्य प्रशासन से लिए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम मौर्य वंश के पतन के पश्चात उदय होने वाले नवीन राजवंशों के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें शुंग वंश, कण्व वंश और आंश सातवाहन वंश के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। Thank you very much. Have a good day.